नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। गुजरात से नर्मदा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेडियापाड़ा में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस अवसर पर उन्होंने 9,700 करोड़ से अधिक के विभिन्न अवसंरचना और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और नींव पत्थर भी रखा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विकास और समाज कल्याण पर अपने विचार साझा किए। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने नर्मदा जिले के प्रसिद्ध देवमोरा मंदिर में भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की। उन्होंने धार्मिक स्थलों के महत्व और आस्था को बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों में उत्साह और आस्था का माहौल देखने को मिला। को जिंदा करने के लिए, आने वाली पीढ़ी को स्मरण रहे, इसलिए हमने देश में कई ट्राइबल म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। यहां गुजरात में भी राजपीपला में ही 25 एकड़ विशाल ट्राइबल म्यूजियम के लिए जमीन पर बहुत बड़ा म्यूजियम आकार ले रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैं छत्तीसगढ़ भी गया था। वहां भी मैंने शहीद वीर नारायण सिंह जनजातीय संग्रहालय का लोकार्पण किया था। वैसे ही रांची में जिस जेल में भगवान बिरसा मुंडा रहे, उस जेल में अब भगवान बिरसा मुंडा को और उस समय की आजादी के आंदोलन को लेकर के एक बहुत भव्य म्यूजियम बनाया गया है। साथियों, आज श्री गोविंद गुरु उनके नाम से एक चेयर जनजातीय भाषा संवर्धन केंद्र के रूप में उसकी स्थापना की गई है। यहां भील, गामित, वसावा, गरासिया, कोंकणी, संथाल, राठवा, नायक, दबला, चौधरी, कोकणा, कुंभी, वर्ली, डोडिया, ऐसी सभी जनजातियों की उनकी बोलियों पर अध्ययन होगा। उनसे जुड़ी कहानियां और गीतों को संरक्षित किया जाएगा। जनजातीय समाज के पास हजारों वर्षों के अनुभवों से सीखा हुआ ज्ञान का अपार भंडार है। उनकी जीवन शैली में विज्ञान छिपा है। उनकी कहानियों में दर्शन है। उनकी भाषा में पर्यावरण की समझ है। और इसी काम को जिंदा करने के लिए, आने वाली पीढ़ी को स्मरण रहे, इसलिए हमने देश में कई ट्राइबल म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। यहां गुजरात में भी राजपीपला में ही 25 एकड़ विशाल ट्राइबल म्यूजियम के लिए जमीन पर बहुत बड़ा म्यूजियम आकार ले रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैं छत्तीसगढ़ भी गया था। वहां भी मैंने शहीद वीर नारायण सिंह जनजातीय संग्रहालय का लोकार्पण किया था। वैसे ही रांची में जिस जेल में भगवान बिरसा मुंडा रहे, उस जेल में अब भगवान बिरसा मुंडा को और उस समय की आजादी के आंदोलन को लेकर के एक बहुत भव्य म्यूजियम बनाया गया है। साथियों, आज श्री गोविंद गुरु उनके नाम से एक चेयर जनजातीय भाषा संवर्धन केंद्र के रूप में उसकी स्थापना की गई है। यहां भील, गामित, वसावा, गरासिया, कोंकणी, संथाल, राठवा, नायक, दबला, चौधरी, कोकणा, कुंभी, वर्ली, डोडिया, ऐसी सभी जनजातियों की उनकी बोलियों पर अध्ययन होगा। उनसे जुड़ी कहानियां और गीतों को संरक्षित किया जाएगा। जनजातीय समाज के पास
हजारों वर्षों के अनुभवों से सीखा हुआ ज्ञान का अपार भंडार है। उनकी जीवन शैली में विज्ञान छिपा है, उनकी कहानियों में दर्शन है, उनकी भाषा में पर्यावरण की समझ है। छोड़ी राजनीति में सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं, रोहिणी आचार्य ने कहा। जहां संजय यादव रमीज ने यही करने को कहा, उन्होंने ये भी कहा मैं अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। रोहिणी का ये बड़ा बयान जो है सामने आया। बिहार में हार के बाद रोहिणी आचार्य का ये पोस्ट जो है वायरल होता नजर आ रहा है, जहां वो कह रही है कि मैं अपना राजनीति और अपने परिवार से दूरी बना रही हूं। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की हार के बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से दूरी बनाने की घोषणा कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा वो सारा दोष अपने ऊपर ले रही है और अब सार्वजनिक जीवन से हट रही है। रोहिणी ने दावा किया कि संजय यादव और रमीज ने उन्हें ये कदम उठाने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने कहा कि उनके लिए आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है और वे राजनीति में कोई पद या भूमिका नहीं निभाना चाहती। उनके इस फैसले से लालू परिवार और आरजेडी के भीतर आंतरिक मतभेद और तनाव खुलकर सामने आ रहे। तो ये आपको बताते चले खबर सामने आ रही है, जहां संजय यादव रमीज पर उन्होंने ये बयान दिया है, जिसे लेकर रोहिणी ने दावा किया कि संजय यादव रमीज ने उन्हें ये पद छोड़ने पर विवश किया। और साथ ही आपको बताते चले बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की हार के बाद लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से दूरी बनाने की घोषणा कर दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो सारा दोष अपने ऊपर ले रही हैं और अब सार्वजनिक जीवन से हट रही हैं। रोहिणी ने यह दावा किया कि संजय यादव और रमीज ने उन्हें ये कदम उठाने के लिए प्रेरित किया था। वहीं उन्होंने कहा कि उनके आत्मसम्मान उन सबसे महत्वपूर्ण है और वे राजनीति में कोई पद या भूमिका नहीं निभाना चाहती। उनके इस फैसले से लालू पारिवारिक पार्टी और परिवार का अंदरूनी कलह उभर कर आया। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि जिस बेटी रोहिणी ने अपने पिता की प्राण रक्षा की हो और उस बेटी के मुंह से कराह निकल रहा हो, जिस भाई के कलाई में राखी बांधी आज उस परिवार को भी अलविदा कह रही है, पार्टी को भी अलविदा कह रही है, रोहिणी आचार्य। सवाल के घेरे में लालू जी आप हैं, राबड़ी देवी जी आप हैं। लालू जी राजनीति के धृतराष्ट्र हो गए कि सब कुछ जानते हुए भी खामोश क्यों हैं? आप उस घर के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसका मतलब रोहिणी के द्वारा किए गए कृत्य जो आपके प्राण रक्षा के लिए किया है वह भी आपके अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। तो बेटी का कराह बहुत भारी पड़ता है। इसका एहसास अगर लालू जी आपको तो होता ही होगा, मन में होता होगा, अब जुबान पर नहीं आ रहा है। समय है, परिवार राजनीति का तो कुनबा बिखर ही गया, अब परिवार का भी कुनबा बिखर जाएगा। इसलिए ज्ञान चक्षु खोलिए। बिहार के बाहर के लोग जेल उल के लिए ठीक है बाहर, अब लोकल बिहार में भी आपको बिहारी मेधा पर भरोसा नहीं है, यह तो आपका दुखद पक्ष है। राजद एक पारिवारिक पार्टी और परिवार का अंदरूनी कलह उभर कर आया। तो वहीं अखिल हरियाणा पुनिया समाज ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को हरियाणा के खरक पुनिया गांव में आयोजित दादा बारदेव जी पुनिया महोत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया और समाज के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। कार्यक्रम का उद्देश्य दादा बारदेव जी की विरासत, सामाजिक एकता और क्षेत्रीय सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देना है। समाज के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को महोत्सव की ऐतिहासिक और सामाजिक महत्वता से भी अवगत कराया। तो वहीं आपको बताते चले खबर सामने आ रही है, जहां
पुण्या महोत्सव में सीएम सैनी सम्मिलित हुए। दादा बाड़देव उत्सव में श्रद्धांजलि, जिसे लेकर आपको बताते चले पुण्या महोत्सव में सीएम सैनी। आज हम सब दादा बाड़देव के पावन जन्मोत्सव पर यहाँ एकत्र आए हैं। साथियों, यह दिन हमारे लिए एक श्रद्धा का दिन है और यह दिन हम सब के लिए एक प्रेरणा का भी दिन है। साथियों, ये आत्म बल का भी ये हम सब के लिए दिन है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दादा बाड़देव जी का जीवन हम सब जानते हैं कि पूनिया खाप के इतिहास का वह सुनहरा अध्याय है जिसने हमें सिखाया है, जिन्होंने हमें शिक्षाएं दी हैं और उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। इंसान अपनी पहचान जन्म से नहीं, अपने कर्म और चरित्र से बनाता है। ये बाबा दादा बाड़देव जी ने हमें सिखाया है। साथियों, मुझे खुशी है, हम सब जानते भी हैं कि दादा बाड़देव, उनका जीवन से हमें यही सीख मिलती है कि उन्होंने हमें सत्य, अनुशासन और भाईचारे को जीवन का मूल मंत्र दादा बाड़देव जी ने ये हमें दिया है। साथियों, वो कहते थे, बाबा बाड़देव जी अपने शब्दों में वो बोलते थे कि खाप की ताकत उसकी एकता में है। ये बाबा बाड़देव जी कहते थे और समाज की उन्नति युवाओं की मेहनत में है। ये बाबा बाड़देव जी हमें मार्ग दे करके गए हैं। साथियों, उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि जब समाज संगठित और अनुशासित होता है तो हर समस्या का समाधान वो आसान हो जाता है। ये बाबा बाड़देव जी ने हमें सिखाया है। साथियों, पूनिया खाप ने हमेशा देश हित, समाज हित और जनहित में जनहित को सबसे ऊपर रखा है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, दादाजी ने भी, दादा बाड़देव जी ने भी हमेशा हमें यही विश्वास दिया है कि जो खाप समाज की भलाई के लिए खड़ी होती है वह कभी कमजोर नहीं पड़ती है। ये बाबा बाड़देव जी ने हमें सिखाया है। साथियों, बाबा बाड़देव जी ने जहां बुजुर्ग बुद्धि देंगे, उन्होंने कहा कि जहां बुजुर्ग बुद्धि देंगे और युवा मेहनत करेंगे, महाविकास नहीं रुक सकता। तो वहीं अयोध्या में 25 नवंबर को आयोजित होने वाला रामलला का ध्वजारोहण कार्यक्रम पूरे देश के लिए ऐतिहासिक क्षण बनने जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि ये दिवस मंदिर निर्माण की पूर्णता का प्रतीक होगा और हर राम भक्त के लिए गर्व का अवसर है। उन्होंने विशेष अपील करते हुए कहा कि भक्त इस आयोजन को अपने अपने घरों से देखें, क्योंकि ध्वजारोहण का अर्थ है कि राम मंदिर अपने अंतिम स्वरूप की ओर बढ़ चुका है। ये क्षण न केवल अयोध्या बल्कि पूरे राष्ट्र की भावनाओं से जुड़ा है। ट्रस्ट द्वारा जारी जानकारी के अनुसार 25 नवंबर को होने वाले रामलला ध्वजारोहण कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संरक्षक, आपको बताते चले मोहन भागवत समेत कई गणमान्य व्यक्तिगत शामिल होंगे। वहीं आपको बताते चले सुरक्षा और व्यवस्थागत कारणों से इस दिन आम श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन
नहीं हो पाएंगे। इसके लिए 24 नवंबर की रात्रि के बाद से ही गर्भगृह के दर्शन आम भक्तों के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिए जाएंगे। भक्त 26 नवंबर से रामलला के दर्शन कर सकेंगे। माताओं, बहनों, भाइयों, 25 नवंबर 2025 को मंगलवार है। मंगलवार के दिन अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर ध्वजारोहण किया जाएगा। ध्वजारोहण अर्थात मंदिर के शिखर पर ध्वज जमीन से नीचे धीरे धीरे चढ़ाया जाएगा। ध्वज को मंदिर का शिखर अर्थात जमीन से 190 फीट की ऊंचाई तक ले जाया जाएगा। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एवं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल उपस्थित रहेंगी। इस आयोजन के कारण हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि 25 नवंबर को दर्शनार्थियों को मंदिर में दर्शन नहीं कराए जा सकेंगे। 24 तारीख के बाद ही, रात के बाद ही दर्शन बंद हो जाएंगे। लेकिन ये आयोजन सभी देशवासी, संसार भर के लोग अपने अपने घरों में बैठकर टेलीविज़न पर देख सकेंगे। अयोध्या नगर में स्थान स्थान पर विकास प्राधिकरण की ओर से सड़कों पर बड़े बड़े पर्दे लगाए गए हैं। उन पर्दों पर यह आयोजन दिखाया जाएगा। ट्रस्ट की ओर से भी शहर में कुछ स्थानों पर स्क्रीन लगाए जाएंगे। आयोजन देखा जा सकेगा। संसार के लोग किसी भी चैनल पर इस आयोजन को देख सकते हैं। दूरदर्शन सभी चैनलों को ये कार्यक्रम सीधे सीधे प्रेषित करेगा, उपलब्ध कराएगा। आपसे इतना निवेदन है, अपने घर में बैठकर इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए। ये राष्ट्रीय गौरव का एक कार्यक्रम है। कार्यक्रम का अर्थ है अब मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड आंधी देखने को मिली। बीजेपी जेडीयू के नेतृत्व वाले गठबंधन राज्य को 243 सीटों में से 202 सीटों पर जीत दर्ज की। इस चुनाव में बीजेपी 89 सीटों पर 7 राज्य का सबसे बड़ा दल बनकर उभरी, जबकि उसकी सहयोगी जेडीयू 85 सीटों पर के साथ दूसरे नंबर पर रही। एनडीए गठबंधन में शामिल लोजपा 19, जीतन राम मांझी पार्टी वहीं 5 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा 4 सीट जीतने में सफल रही। वहीं इसे लेकर बीजेपी ने दिल्ली हेडक्वार्टर में जश्न मनाया। पीएम मोदी जैसे ही बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो गया। मोदी मोदी के नारे लगने लगे। पीएम ने कॉरिडोर से लेकर मंच तक गमछा लिया। इसे लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आर्यन टीवी और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली है और इस समय मैं मौजूद हूं बीजेपी के हेडक्वार्टर पे और ये सीधा तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। जश्न का माहौल है। यहाँ सभी ढोल और थाप पे बताते कि थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ सभी कार्यकर्ता, अन्य लोग यहाँ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर प्रचंड बहुमत के बाद किस तरह का आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि नगाड़े और ढोल की थाप पे लोग नाचते हुए नजर आ रहे हैं। सभी में खुशी और हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। सर, आपका क्या नाम है? सर, जिस तरह से बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली है और जिस तरह से पीएम मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर नीतीश कुमार से लेकर सभी ने हर्षोल्लास के साथ
रैलियां की, भाषण दिए, जनसभाएं की, क्या लगता है ये उसी का नतीजा है? देखिए, भाजपा का हर कार्यकर्ता अपने दायित्व का पूर्ण निर्वहन करता है। मोदी जी से प्रेरणा लेकर सभी लोगों ने कार्य किया वहाँ पे, और उसी का फलस्वरूप है कि बिहार की जनता ने एनडीए को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का मौका दिया है और अपना आशीर्वाद दिया है। दिल्ली के मतदाता भी बिहार के सभी वासियों को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, और उन्होंने जो प्रतिबद्धता जताई है उसके लिए हमेशा उनके आभारी रहेंगे। सर, आपको क्या लगता है जिस तरह की ये लहर देखने को मिल रही है, ये मोदी की लहर है? देखिए, हर मोदी जी हमेशा कहते हैं हर कार्यकर्ता का जो मेहनत है, जो उन्होंने इतने वर्षों से वह मेहनत की है, जो पेड़ बोया है, और मोदी जी का नेतृत्व तो सोने पर सुहागा है, उसका हमें हमेशा लाभ मिलता है। बातचीत करेंगे। सर, बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली है, तो वही विपक्षी दल एकदम सिमटता हुआ नजर आया, क्या कहेंगे अपनी जीत पे आप? ये जीत भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की और पूरे एनडीए की जीत है, और ये विकास की जीत है। डबल इंजन सरकार ने जिस तरह विकास की तस्वीर पेश की है बिहार के अंदर, और बिहार का तस्वीर बदली है, ये उसी का नतीजा है कि बिहार की जनता ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, एनडीए की सरकार को पूर्ण बहुमत दिया है, करीब 2/3 बहुमत दिया है, और ये बिहार के लोगों के हम धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने एक बार फिर से विकास को चुना है, बजाय ऐसे दलों को जो विनाश की तरफ प्रदेश को ले जा सकते थे, और विकास की जीत हुई है, और बिहार फिर से और आगे बढ़ेगा। सर, आप विपक्षी दल के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से वोट चोरी का आरोप लगाया गया, अभी ईवीएम को भी लेके, इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, कहावत है, क्रिश्चियानी बिल्ली खम्मा नोचे। जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बिहार की जनता, देश की जनता लगातार नकार रही है, ऐसे में कोई इशू है नहीं, तो अब फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।